दोस्तों, मैं शराबी संजीव आप सबका शुक्रगुजार हूँ मीटिंग के लिए। और हमारे ग्रुप जिसमें मैं अभी शेयरिंग कर रहा हूँ इसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बुला भाई, लव यू। जैसा कि आई थिंक अभी बताया, मैं वेलकम ग्रुप चंडीगढ़ से मेरी सोबराइटी शुरू हुई थी और अभी भी मैं वेलकम ग्रुप से ही जुड़ा हुआ हूँ। मेरी सोबराइटी डेट 15 सितंबर 1995। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास आज भी एक स्पॉन्सर है जिससे मैं आज भी टाइम टू टाइम अपनी रिकवरी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए मदद मांगता हूँ। तो मेरी जर्नी शुरू करने के साथ साथ मैंने 13 साल की उम्र में पीनी शुरू करी थी मज़े के लिए। 16 साल की उम्र में मैं ऑलरेडी एक ओकेजनल ड्रिंकर बन गया था, शराब पीने वाला। मुझे मज़ा आता था पीने में। मैं ओकेजन्स ढूंढता था कि मैं पी लूँ। और मेरे अंदर एक एडिक्टिव बिहेवियर, एक मैं कंपल्सिव बिहेवियर कह सकता हूँ, ऑब्सेसिव बिहेवियर कह सकता हूँ, उस उम्र में ही था। मैं अकेला आ रहा था इंडिया फ्लाइट में और मुझे सिगरेट पीने की तलब हुई। और वो सिगरेट पीने के लिए मैंने एयर होस्टेस को बोला, स्टीवर्डेस जो आती है, मैंने एक सिगरेट मांगी उससे। इतना नादान या अनजान इंसान था कि फ्लाइट के अंदर अकेली सिगरेट नहीं मिलती है। उसने थोड़ी सी दया करके मेरे को एक पैकेट दिया। सिगरेट पीनी एक थी, लेकिन मुझे घबराहट हो गई कि जब मैं इंडिया लैंड करूंगा और मेरे रिश्तेदार होंगे तो मैं उनको सिगरेट का पैकेट कैसे दिखाऊं। और एक तरफ ये भी लग रहा था कि मैंने अभी इस पे $1 खर्चा है तो मैं इस चीज़ को ख़त्म ही कर देता हूँ। तो मैंने फ्लाइट में, 7 घंटे की फ्लाइट में, मैंने काफ़ी सारी सिगरेट पी और इतनी पी कि मेरा गला बैठ गया। मुझे उस टाइम ऐसे लग रहा था कि मैं समझदार इंसान हूँ जिसने ये हरकत करी, और इट्स ओके। रिश्तेदारों से मैं बच गया। मैं हॉस्टल में पहले दिन में ही पकड़ा गया था अपनी शराब के कारण। कारण जो मर्जी हो, किसी ने पिलाई या ना पिलाई, बट वार्डन के आगे मैं पकड़ा गया था। 3 महीने तक मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया, डर के मारे कि कोई परिणाम ना आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से पीना शुरू हुआ और बाय द टाइम मैं कॉलेज में आ गया था अपनी इंजीनियरिंग करने के लिए, तो मैं एक रेगुलर ड्रिंकर बन चुका था जिसको शराब की तलब उठती थी। और तलब उठने के बाद वो मजबूर था, भले ही वो 7 किलोमीटर साइकिल पे जाए शहर में और वहां से पी के आए, या किसी ढाबे पे रात को शराब पी के सोना और फिर सुबह वापस हॉस्टल आना। तो ये करते करते मेरे को कुछ बिहेवियर पैटर्न्स भी मेरे खराब हुए। मैं झगड़ेलू इंसान बना हुआ था, लड़ाइयाँ होती थी मेरी। अ, बड़ा बेफिक्र किस्म का इंसान बन गया पढ़ाई के दौरान भी। और फिर कुछ ऐसी अनजान सी ताकत मेरे को चलाती गई और मेरी कैंपस प्लेसमेंट से एक नौकरी हुई। अ, मैं उस कंपनी में गया नौकरी करने। मेरे फादर ने बोला, अब तुम कमाते हो, तुम अपने हिसाब से चलो, मैं खर्चा बंद कर रहा हूँ। लेकिन मैं उस खर्चे में, मेरे को यही दिखता था कि इतनी तनख्वाह में मैं मज़े कैसे लूँ। वो सोच की एक सेविंग्स होनी चाहिए, वो मेरे अंदर आई नहीं। सो मैं शराब पी रहा था, मस्तियाँ मार रहा था, और ऐसी सिचुएशंस के अंदर शादी हुई। मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं पता था कि मैं रोज शाम को पीता हूँ, क्योंकि शाम शाम में शायद उसके साथ कम ही बिताई। बट शादी के बाद भी मेरे कुछ ऐसे सिग्नल्स थे कि मैं शराब के बिना रह नहीं पा रहा हूँ। और ये भी दिखता था मेरे को कि मैं नॉर्मल आदमियों की तरह 1 या 2 पैग नहीं पीता था। मुझे जब तक मेरी इंतहा नहीं हो जाती थी मैं नहीं रोक पाता था, या शराब रुक जाए तो रुकता था। अ, खैर, पीते पीते मेरी जिंदगी, जो हमारे एरिया के अंदर अस्त व्यस्तताओं की बातें करते हैं, तो वो मेरे को काफी हद तक होने लगी। हालांकि मुझे हमेशा यही लगा कि वरी नॉट, फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
कुंभकर्ण जब जागेगा सब ठीक कर देगा। सो एक तरफ वो सोच थी और एक तरफ ये भी था कि मैं हैंडल कर सकता हूँ अपनी शराब को भी। तो मेरी क्वांटिटी बढ़ती गई, मेरी जिंदगी के अंदर बहुत से रिश्तों की आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते गए। मैं नॉर्मली इसको इस तरह गिनता हूँ कि बहुत से लोगों ने मुझे काट दिया अपनी जिंदगी से, क्योंकि उनको या तो मैं लूजर लगता था या असामाजिक लगता था, या उनको मेरा पीने का पैटर्न नहीं पसंद था, जीने का पैटर्न पसंद नहीं था। तो बहुत से यार दोस्त और पड़ोसी रिश्तेदार मेरे से कट गए। और कुछ लोगों को मैंने काट दिया अपने जीवन से, क्योंकि मेरे को उनसे खुंदक हो गई थी, कहीं एक नकारात्मक सोच थी, इंफीरियोरिटी हो गई थी। मेरे साथ के बहुत से लोग आगे जिंदगियों में तरक्की कर रहे थे और मैं सांसारिक तौर पे उनसे पिछड़ गया था। सो ऐसी अवस्था के अंदर पीना बनता था और मेरी एक जिंदगी के अंदर एक पड़ाव सा आ गया जहाँ पे शराब सबसे प्रथम अहमियत रखती थी मेरी लाइफ में। मेरे फादर का कहना मैं मानता था, लेकिन शराब के मामले में नहीं। मैं मेरी वाइफ को प्यार करता था, लेकिन शराब से ज्यादा नहीं। मैं मेरी बहन की देखभाल करना चाहता था, लेकिन शराब मुझे करने नहीं देती। सो ऐसी अवस्था में मैं काम करना चाहता था। सुबह 10-11 बजे तक मैं जाके अपने आप को स्टडी करता था, और फिर हल्का फुल्का 2-3 बजे खाना, कुछ 4 घंटे काम करना, और शाम को 4 बजे 5 बजे मेरी प्लानिंग शुरू हो जाती थी कि अब मैंने बैठना है, कहाँ बैठना है, किसके साथ बैठना है, पैसे कहाँ से आने हैं। और रात को मैं घर में घुसता था। रात को बीवी बोलती थी कि शराब पी के आए हो, मैं बात नहीं करूंगी। तो या तो कोई बहस का मुद्दा छिड़ जाता था या मैं बेहोश होकर सो जाता था। सो कई बार वो चाहते थे कि कुछ बात करें, तो मैं रात को इस हालत में होता ही नहीं था कि बात करूं। सुबह का टाइम बात करने का होता था, मुझे डर होता था। मुझे पता था कि रात को कुछ ना कुछ मैंने किया है, तो मैं घर से भागने की करता था। तो एक जिंदगी अपने आप में एक एस्केपिज्म हो गया, और उसको कवर अप करने के लिए मेरे दिमाग के अंदर ये ख्याल आने शुरू हो गए कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ और बहुत केपेबल हूँ, और मैं अपनी जिंदगी को संभाल सकता हूँ। सो ये एक भ्रम बना दिया अपने आप में, जो हमारी बिग बुक में लिखा है, सेल्फ डिल्यूजन। मैनी परस्यू इट टू द गेट्स ऑफ इंसैनिटी और डेथ। तो ये एक पागलपन अपने आप में था मेरी लाइफ में, कि लाइफ बिखरी हुई है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको संभाल रहा हूँ, या जब वक्त आएगा संभाल लूंगा। सो मेरी लाइफ में कोई डायरेक्शन, कोई प्लान किसी किस्म का था नहीं, सिवाय शराब की। और मैं कई बार अपने आप को बोलता था कि नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा फील करता हूँ, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरी सोच ही ऐसी है, मेरा बिहेवियर ही ऐसा है। और कई बार मन में ऐसी ख्याल भी आती थी कि प्रॉब्लम्स तो है ही नहीं, ये तो लोगों की बनाई हुई है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये लोग ठीक हो जाए तो मैं भी लाइफ अच्छी हो जाए, जो आई थिंक हमने मेरे को आगे जाके बिग बुक में पता लगा। दूसरी चीज मैं अपने आप को हमेशा एक नेगेटिव एटीट्यूड के अंदर बैठा के रखा हुआ था। वो नेगेटिव एटीट्यूड ये था कि मुझे टारगेट किया जाता है और मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सो मेरी जिंदगी ऑसिलेट होती थी पेंडुलम की तरह। कई बार मैं बहुत ही अपने आप को अहमियत दे देता था, और कई बार बेचारेपन में मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसी अवस्था के अंदर जो मेरे बिल्कुल नजदीकी लोग थे, मेरे फादर, उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। खैर चलो, ड्रामा हुआ वहां घर पे जो भी हुआ, बट फाइनली मैं घर से निकला। और पहले हफ्ते मैंने शराब खुंदक में पी कि मेरा बाप ऐसा है, और अगले हफ्ते मैंने शराब पी बेचारेपन में कि मेरे साथ ऐसा हो गया। मेरे को लगा वाइफ साथ में है, चलो एक नौकरानी है जो मेरा कपड़ा खाना सब ध्यान देगी, और उसके बदले में मैं उसको खुश रखने की कोशिश करूंगा। बट शाम को क्योंकि मैं पी लेता था तो खुशी होती नहीं थी घर में। सो फाइनली एक स्टेज आई, वाइफ भी चली गई, और मैं अपने आप को अकड़ में कि मैं अपनी जिंदगी को संभाल के दिखाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अंदर से मैं डरा हुआ इंसान था, बट बाहर से दिखावा था
कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। और उसी अवस्था के अंदर मैं शराब पीते-पीते मेरी तनख्वाह उसी में उड़ जाती थी, मैं किराया नहीं दे पाया, तो अब वो किराए का मकान भी छूट गया और मैं फाइनली एक जगह ढूँढ ली हॉस्पिटल में, जहाँ पे मेरे को सोने को मिल जाता था, नहाने को मिल जाता था और शाम को एक रेहड़ी पे हल्का-फुल्का कुछ खाने को और पानी मिल जाता था पीने को। तो मैंने ठंड में, गर्मी में, बारिशों में, बस स्टॉप में और जनरल हॉस्पिटल के अंदर सो के अपनी ज़िंदगी निकाली। मैं भगवान को कोसता था, खुद को कोसता था, जो लोग मेरी ज़िंदगी में थे नाम के, उनको कोसता था। लेकिन मेरे पास कोई हल नहीं था। ऐसी अवस्था के अंदर मेरी वाइफ़ ने एक मैसेज भेजा रीडर्स डाइजेस्ट के ज़रिए और मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस के दरवाज़ों में आने का मौका मिला। 7 सितंबर 1994 मेरा पहला दिन था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। मुझे पहली बार जीते-जागते सबूत दिखाई दिए। मुझे पहली बार वहाँ पे कोई बोल रहा था कि उसकी प्रॉब्लम मेरी तरह है और उसने अपनी प्रॉब्लम के लिए कुछ हल किया है और आज वो एक खुशगवार ज़िंदगी जी रहा है। तो मेरे सामने ये जो गवाह थे, ये जो सबूत थे, इनको अंदरूनी मन से तो मैंने माना था, लेकिन अभी भी एक रेजिस्टेंस थी कि मैं ज़िंदगी को या चीज़ों को अपने हिसाब से चला सकता हूँ। इसलिए जब लोगों ने बोला कि हमारे पास विल पावर और ज्ञान नहीं है शराब छोड़ने के लिए, तो मैंने वहाँ ज़िद करके अपनी विल पावर के दम पे शराब छोड़ने की ज़िद करी और 9 दिन तक शराब नहीं पी, फिर उसके बाद शराब दोबारा उठाई। फिर हालत और पतन वही हुआ। मेरे को लगा कि अब मैं इन लोगों से कुछ ज्ञान ले लूँगा और फिर शायद मैं उसको अपने हिसाब से, अपने दिमाग से चलाऊँगा और कामयाब हो जाऊँगा। बट इतना ज्ञान मीटिंग से मिलने के बावजूद वो हमारे को एक जगह लिखता है बिग बुक के अंदर कि वी हैड मॉरल एंड फिलोसॉफिकल कन्विक्शंस गैलोर बट वी कुड नॉट लिव अप टू देम। तो मेरे को नैतिकता के आधार पे बहुत कुछ पता था, झूठ नहीं बोलना है, सबसे प्यार करना है, माफ करना सीखो, मेहनत की कमाई होनी चाहिए, दूसरों से प्यार मोहब्बत में रहो, बट मैं उनके आधार पे जी नहीं पा रहा। सो फाइनली मैं इस अवस्था में आ गया कि मेरे को एक पार्क के अंदर बहुत लोगों ने झाड़ा कि शराब पी के मैं यहाँ औरतों को छेड़ता हूँ, जबकि मैं पार्क में दारू पी के सो रहा था। और वहां से मेरे अंदर इतनी अंदर से कड़वाहट आई और इतनी जोर की आवाज निकली कि भगवान यहाँ भी नहीं आराम करने दे रहा। सारी दुनिया से तो निकाल दिया मुझे। और फिर मुझे याद आया कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कमरों में हैं और मैं मीटिंग के अंदर गया, वहां मदद मांगी और फिर वहां मेरे को एक स्पॉन्सर मिला जिसने मुझे एक बेसिक बात बताई कि शराब मेरी जिंदगी की सारी समस्याएं बेशक ना हो, लेकिन शराब उसकी एक समस्या बढ़ा रही है। सो मेरे लिए डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ने का, एक बिग बुक को पढ़ने का, लैंप पोस्ट के उसी हॉस्पिटल के बाहर उसी चाय वाले के पास बिग बुक पढ़ के मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीमारी को समझा। मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, मैं वास्तविकता से कोसों दूर हूँ, फुल फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी। मैं लाइफ के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा। जिस तरह लाइफ चीजें मेरी तरफ फेंकती है या जिस तरह चीजें मेरे सामने आती हैं, मुझे उनको डील करना नहीं आता। वो भले सिचुएशंस हो, इवेंट्स हो या मेरी फीलिंग्स हो, मुझसे वो हैंडल नहीं होती। सो इन चीजों को एहसास करते करते उसने जब बोला कि हाँ, हमें एक शारीरिक समस्या भी है, कि एक एलर्जी है, एक क्रेविंग है, जिसके कारण मुझे अपने आप को रोका नहीं जाता है, एक बार मैं पहला घूंट पी लूं। उसी के आगे उसने बोला मेरे को कि सिर्फ एक रिलीफ हम सजेस्ट कर सकते हैं, वो है पूरी तरह से शराब से दूर होना। तो मेरे लिए पूरी तरह से शराब से दूर होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी सोच के, लेकिन सवाल ये था कि कैसे। तो वो कैसे करते करते मैं जैसे जैसे आगे बिग बुक में गया, मुझे एहसास हुआ कि बिल डब्ल्यू को एक आदमी संदेशा देने आया था और उसने बताया कि मेरे भगवान मिल गया है और उसने सिंपली बताया कि तू अपने समझ का भगवान समझ ले और उसके आधार पे चल। उसने उसको किस तरह हेल्प की हॉस्पिटल में,
नो, आगे मैं देखता हूँ कि बिग हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस शुरू हुई बेसिकली स्पॉन्सरशिप के साथ। बिल गया और एक्रोन के अंदर उसको एक न्यू कमर मिला जिसको वो हेल्प करने की कोशिश की, और उसी के साथ रहते हुए उसको एक प्रोग्राम करवाया जिसके आधार पे 10 जून को अल्कोहलिक्स अनोनिमस का स्थापना हुई। इन दोनों ने मिलकर आगे तीसरे लोग को हेल्प करी। सो मेरे लिए ये चीज बहुत अहम हो गई कि हाँ, मुझे लोगों के साथ जुड़े रहना है। अब वो जुड़े रहने के लिए मेरे को समझ में आया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अ फेलोशिप, कि अगर मैं लोगों के साथ उठता बैठता रहूंगा, अपनी मन की बातें बोलता रहूंगा, उनसे कुछ सुनता रहूंगा इनफॉर्मली, तो मेरे अंदर एक सराउंडिंग के तौर पे, जो उसने बोला हर्ड इंस्टिंक्ट, कि हमारे पास एक झुंड में रहने की प्रवृत्ति है, तो वो झुंड में रह के मैं अपने आप को कई बार सुरक्षित और कई बार ग्रोथ के लिए भी मुझे फायदेमंद हुआ। फिर मुझे पता लगा कि हम यहाँ पे ग्रुप मीटिंग्स के लिए जाते हैं, और मीटिंग्स मेरे लिए एक अपने से उच्च शक्ति बन गई, जिसके आधार पे मेरा सेकंड स्टेप एहसास होने लगा। मैं सिर्फ इस पे थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ कि मेरी बिग बुक में पेज नंबर 15 के ऊपर बहुत सी चीज फेलोशिप के बारे में मेंशन की हुई है। तो मैंने जब इसको पढ़ा कि हाँ, यहाँ पे कोई संप्रदाय, कोई किसी किस्म का धर्म किसी चीजों को नहीं मानते, और वो प्रियम्बल मेरे लिए इस चीज में बहुत मदद कर गया। लेकिन उसकी लास्ट लाइन में उसने मेरे को बोला कि हम यहाँ खुद को ठीक रखना और दूसरों की सहायता करने के लिए आते हैं। फिर मैंने बिग बुक के अंदर वो लाइनें ढूंढी जहाँ मेरे को मीटिंग्स का एहसास होने लगा। तो मैं चला गया पेज नंबर 159 पे, और वहाँ मेरे को ये चीज का एहसास हो गया कि ये क्या बता रहे हैं कि इन एडिशन टू दीज कैजुअल गेट टुगेदर्स, मतलब फेलोशिपिंग के साथ साथ it became customary to set apart one night in a week for a meeting to be attended by anyone or everyone interested in a spiritual way of life. तो एक आध्यात्मिक जीने के लिए लोग बाग इकट्ठे होके एक मीटिंग के आधार पे चलने लगे। अब यहाँ वर्ड वो कह रहा है कि फेलोशिप के अलावा और सामाजिक तौर के अलावा इस मीटिंग का प्राइम ऑब्जेक्ट क्या था, कि एक जगह और एक समय जहाँ पे लोग अपनी समस्याओं को लेके आ सकते थे। तो मेरे लिए मीटिंग की सबसे बड़ी जो डेफिनेशन आई वो इस पेज के जरिए आई। अब मीटिंग करते करते मुझे क्या मिल गया, लोगों के तजुर्बे सुनने को मिल गए, ना सिर्फ पीने के, बट प्रोग्राम को अपना के एक अच्छी जिंदगी जीने के। उन्हीं लोगों के बीच में एक आदमी बैठा था जो मेरा स्पॉन्सर था। अब मैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके छोटी छोटी स्पॉन्सर के पास जाता था, और स्पॉन्सर मेरे को हेल्प करता था कि इस सिचुएशन को नकारात्मक तरीके से नहीं, एक पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम के आधार पे इस पे जीने की या इस पे लागू करने की कोशिश करूं। और नतीजा मैं देखता था कि एक दिन के आधार पे ना सिर्फ मैं शराब से दूर हूं, बट एट द सेम टाइम मैं एक मानसिक तौर पे अपने आप को शांत रख पा रहा हूँ। भावनात्मक तौर पे मैं अपने आप को इतना तंग या कोड़े नहीं मार रहा हूँ क्योंकि परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं थी। और उसके साथ साथ मैं अध्यात्म तौर पे कहीं ना कहीं फील कर रहा था कि भगवान मुझे अगर इस अवस्था में रखा हुआ है तो आगे भी ले जाएगा। अब ये सारी चीजें करते करते मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बोला कि अगर प्रोग्राम 1 डे का है तो 1 डे 24 घंटे, उसमें 1.5 घंटे आपकी मीटिंग हुई, 5 घंटे आपने फेलोशिपिंग करी, 6.5 घंटे निकाल के फिर भी आपके पास 17.5 घंटे बचते हैं। अब वो 17.5 घंटे में आप ऐसा क्या करोगे जिससे आप शराब से दूर रहो। तो वहां मेरे लिए ये जरूरी आ गया कि अगर मुझे अपनी अध्यात्म जीवन को लाना है, क्योंकि मेरी बिग बुक के अंदर पेज नंबर 44 में उसने क्लियर बोल दिया कि अगर आप शराबी हैं तो सिर्फ एक अध्यात्म तरीका ही आपको बचा सकता है। मेरे पास दो ही विकल्प हैं, या तो पी पी के मैं अपना अंत करूं या मैं एक अध्यात्म हेल्प ले लूं। अध्यात्म हेल्प के लिए मुझे बताया गया कि सबसे आसान तरीका है कि 1 से लेके 12 कदम मैं अपने आप के अंदर लागू करूं और मेरी आध्यात्मिकता अपने आप बढ़ेगी।
इट इज लाइक अ बैंक बैलेंस। मैं जैसे जैसे उस चीज पे कमाई करूंगा, मेरा बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ेगा। अब वो अध्यात्म के लिए मुझे सबसे पहले अपनी शक्तिहीनता को मानना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा ये प्रोग्राम मेरे लिए अहम बन गया। जब पेज नंबर 59 मुझे पढ़ाया गया हर मीटिंग में कि हियर आर द स्टेप्स वी टुक, हमने ये कदम लिए सुझाए जाते हैं एक प्रोग्राम ऑफ रिकवरी की तरह। तो प्रोग्राम ऑफ रिकवरी मेरे लिए ना सिर्फ मीटिंग्स, ना सिर्फ फेलोशिप, बट यहाँ पे एक व्यक्तिगत तौर पे 12 कदम बन गए। सो मैंने इनको अप्लाई करना अपनी लाइफ में शुरू किया। जैसे जैसे मैं चैप्टर्स पढ़ता गया, मुझे ये चीज का एहसास हो गया कि मेरे पास वो डिफेंस नहीं है पहले घुट के आगे। मेरी सेल्फ नॉलेज और विल पावर फेल होती है। उसने आगे जाके मुझे ये भी बता दिया कि प्रॉब्लम सेंटर्स इन द माइंड rather देन इन द बॉडी। सो अब माइंड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे को एक देर इज अ सोल्यूशन में बहुत खूबसूरत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के ऊपर बात बोली कि आइडियाज और इमोशंस और एटीट्यूड जो एक बार मुझे चला रहे थे, उनको एक तरफ रख के मैं एक नए सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स और मोटिव्स अपनाना शुरू कर दिया। अब मेरा मोटिव क्या था कि मैंने शराब से दूर रहना है। पहले मोटिव था शराब पीना है। पहले दूसरा मोटिव था कि मैंने मीटिंग जाना है। अब कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया कि अपने आप का दिमाग नहीं चलाना है, अपने से उच्च शक्ति की तरफ जाना है। तो जैसे जैसे ग्रुप और मीटिंग्स और मेरी बिग बुक मेरे लिए एक बड़ी शक्ति बनी, मुझे ये 12 कदम मेरे आहिस्ता आहिस्ता समझ के ईश्वर की तरफ लेते गए। सुबह शुरू में मुझे लगता था कि ये जो मेरा भगवान का सोच है वो एक बड़ी डरावनी सोच होती थी, क्योंकि मेरे को बचपन से एक चीज फीलिंग कि गॉड इज पनिशिंग, भगवान सजा देता है। अब मेरे को ये आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो गया कि भगवान सजा नहीं देता, मेरे कर्म जो है वो मेरे को सजा देते हैं। मैं जैसे जैसे कर्म करता हूँ, अगर मैंने चोरी की तो चोरी की सजा तो बहुत बाद में मिलेगी। वो चोरी करने की जो फीलिंग है वही मुझे अपने आप में तंग कर देगी। सो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बहुत सी चीजें जो मेरे अंदर छुपी हुई थी, मुझे उन चीजों के ऊपर काम करने का मौका मिला। चौथे कदम के हिसाब से मुझे पता लगा कि नाराजगियां अगर मैं पालूंगा तो यहाँ बिग बुक में लिखा है मैं शराब पी लूंगा। वी हैड टू बी गेट रिड ऑफ दिस। अब मेरे को एक विधि बताई गई कि चौथे कदम में रिजेंटमेंट इस हिसाब से आप लिखेंगे और लास्ट में अपनी गलती की, मैं कहाँ गलत था। तो वो अपनी गलती देख के जैसे जैसे मेरे को एहसास हुआ, पहली बार तो ये दिखा अरे इतने नाम है, इतने रिलेशनशिप्स के अंदर गड़बड़ है, यहाँ मैं क्या क्या फीलिंग्स रखता हूँ। मेरे फादर के खिलाफ सबसे ज्यादा, मेरी वाइफ के खिलाफ, जिनको मैं कह रहा हूँ आई लव यू आपके बिना कुछ नहीं। और मैं ये एक चीज नोट करी कि मेरे फादर को कोई भी बुरा भला बोले मुझे चुभ जाता था, लेकिन मैं खुद उनको बुरा भला बोलता था और उनके साथ बुरा करता था। तो ये आईना देखना कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ है, यहाँ मुझे दिखना शुरू हो गया कि बहुत सी चीजों के बारे में सोचने का मेरा नजरिया बिल्कुल गलत था। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा रिजेंटमेंट था। मैं स्कूल में था, फादर फीस देने आए, टीचर ने बोला संजीव ने होमवर्क नहीं किया। मैंने बोला आप जो आपको ठीक लगता है आप इसके साथ डील करो। बोले नहीं नहीं, आप इंडियन हैं, हम इंडियन हैं, माइनॉरिटी हैं इस कंट्री के अंदर। तो मेरे फादर ने ज्यादा नहीं सुना, उन्होंने उठा के मुझे थप्पड़ मार दिया। अब मैं तो इस बात को पकड़ के बैठ गया कि मेरे बाप ने सबके बीच में थप्पड़ मारा। लेकिन जब मैंने चौथा स्टेप लिखा तो उसके एग्जैक्ट एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग में मुझे दिखाई दे गया कि मैं तो बेईमान था। मैंने तो काम किया ही नहीं। अगर काम किया होता तो ना टीचर पकड़ता ना कोई और, तो गलती मेरी थी। लेकिन मैंने दूसरों को ब्लेम करके उस मुद्दे को अपने दिमाग में स्कूल के टाइम से लेके 1995-96 तक मैंने उस बात को अपने दिमाग में पाला, और उसने कितना जहर क्रिएट किया होगा मेरी लाइफ में। सो ऐसे बहुत से मेरी जिंदगी के अंदर रिजेंटमेंट्स मैंने देखी हैं, बहुत से फियर्स, डर मैंने देखे। बहुत सी चीजों के बारे में मैं डरता था। मुझे अथॉरिटी से प्रॉब्लम है। अभी भी शायद कई बार मेरे को लगता है कोई मेरे ऊपर अथॉरिटी झाड़ रहा है, तो मैं उसको कैसे डील करूं। बट मैं देखता हूँ कि लाइफ तो अथॉरिटीज हैं।
बिकॉज अथॉरिटी मैं नहीं हूँ। मुझे तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी बोला गया कि इतने साल की रिकवरी के बाद भी यू आर नो अथॉरिटी, गॉड इज द ओनली अथॉरिटी। जिसको जो काम आता है उसको वो काम के अंदर समझ है, हो सकता है बहुत से लोगों को मेरे से बहुत बेहतर है। मुझे एक सिंपल सी लाइन याद आती है, मेरी सिस्टर एक मेरे लिए रिकवरी के अंदर एक छोटा सा गिफ्ट लाई। वो एक सॉर्ट ऑफ बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि डोंट बी अमेज्ड बिकॉज 99.9999% of the people in this world don't even know that you exist। 99.999% जानते भी नहीं कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ इस दुनिया में, और मैं इस अपने आप को इतनी बड़ी शख्सियत मान के जी रहा था। तो मेरे अंदर जो अनगिनत डर थे, मुझे ये भी पता लगा कि डिपेंडेंस अपॉन गॉड के लिए मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल ही इज दी पर्सन जिसकी वजह से हम आज मैं जिंदा हूँ। मैं अपनी सेक्स इन्वेंट्री बनाई, सेक्स के अंदर उसने बोला कि अगर आप एक आदर्श बना के जी रहे हैं और उस आदर्श पे खरे नहीं उतरते और आप अपने बिहेवियर से सॉरी नहीं है तो आप शराब पिएंगे। मेरे को वहां तक वार्निंग दे दी उसने कि भाई अपनी सेक्स इन्वेंट्री ढंग से लिख और अपने आदर्श सेक्स के आदर्श बना, जैसे तू अपने जीवन के आदर्श, रिश्तों के आदर्श बना के है, घर में आदर्श, काम के आदर्श। तो मेरे लिए आदर्श वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और उसके आधार पे मुझे जीना। तो मैंने जब देखा कि अरे मैंने तो अपने बारे में बड़ा कुछ लिख लिया, प्रोग्राम इतना मेरे को अपनी मेरा स्पॉन्सर बोलता था कि तुम महात्मा गांधी की सो एंड सो की किताबें पढ़ते हो, बुक स्टोर पे जाके इतने पैसे दे के और समझने की कोशिश करते हो। अरे इस आदमी को क्या पता था क्या था इसके अंदर, क्या ब्रिंगिंग थी इसकी। लेकिन कभी अपनी बेस्ट सेलर लिखी है, कभी अपने बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण इंसान है इस दुनिया में, क्या उसके बारे में मैंने ढंग से कभी कुछ लिखा है कि उसकी अच्छाइयाँ और कमियां क्या है। सो कॉमन मैनिफेस्टेशंस जब मैंने लिखी, जिनके आधार पे एक शराबी मैं बना था, क्योंकि उसने मेरे को वहां बता दिया था कि हमारी समस्याएं खुद की बनाई हुई हैं, स्वार्थीपन आत्म केंद्रित मेरी समस्याओं की जड़ है, लेकिन समस्याएं मेरी खुद की बनाई हुई हैं। तो मैं उस चीज के आधार पे 5वें स्टेप के अंदर मैंने कहा ओके मुझे बहुत कुछ अपने बारे में पता लग गया है, लेकिन मैं अब भगवान से अपनी जितनी भी गलतियां हैं उनको कबूल करता हूँ। अपनी जो भी सूची के अंदर अच्छाई बुराई निकली है मैं इसको हैंड ओवर करता हूँ, लेकिन एक स्पॉन्सर के साथ बैठ के। बहुत से लोग बाहर के लोगों के साथ करते हैं, मैंने सोचा कि मैं इस शख्स के साथ ही शेयर करूं, क्योंकि इसके साथ ही मैंने आगे रहना है और अगर इसको मेरे बारे में बहुत कुछ पता लग होगा तो ये मुझे बेटर गाइड कर पाएगा। ये मेरी सोच थी। सो मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ सारा कुछ शेयर किया और हम कुछ बेसिक चीज़ों के अंदर निचोड़ निकाल के ले आए कि संजीव तेरे में ये भी खूबियाँ हैं, तूने ये अच्छा काम किया था, और यहाँ पे तेरी इन इन तरह से कमियां हैं कि तू बहुत सी चीज़ों में सेल्फ सीकिंग है, बहुत सी चीज़ों में शायद कंट्रोलिंग है, बहुत सी चीज़ों में तू अपने हिसाब से सेल्फ विल तेरी चलती है। तो बहुत सी ऐसी इन्वेंट्रियाँ मेरी निकाल के मेरे निचोड़ निकाल दिया कमियों। और मेरे स्पॉन्सर ने फिर मुझे बताया कि इस कमियों को मुझे गॉड को हैंड ओवर करना है और फिर वैसा करना है जैसा मुझे लगता है कि वो सोच रहा है कि इसका हल है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेजीनेस है तो मैं उसका ऑपोजिट भगवान को प्रार्थना करके कोशिश करता हूँ कि मैं आलस के तौर पे ना रहूं, मैं प्रॉम्प्टली कोई ना कोई काम में उलझूं अपने आप को और उस समस्या से निकालूं, क्योंकि भगवान ने ये मेरे को समझ दी है। उसी तरह मैं बहुत सी चीजों में देखा कि अगर मैं स्वार्थी हूँ तो मुझे कहीं निकल के अपना निस्वार्थ होना किसी कार्य में करना पड़ेगा। और ऐसे करते करते मुझे ये दिखाई देना शुरू हो गया कि अच्छा मैं तो अंदर से बदल रहा हूँ, लेकिन अब मैं समाज में उठने बैठने के लायक हो रहा हूँ और मुझे जाके उन लोगों से क्षतिपूर्ति करनी है, वो भूल सुधार करनी है जहाँ मेरे को अंदर से एक रिमोर्स या गिल्ट, पछतावा या आत्मग्लानि के तौर पे तंग कर रही है। और मैंने इस प्रोग्राम को अपना के उस जगह जाके लोगों के साथ अपनी क्षतिपूर्ति की, छोटे से बड़े से। मैं ऐसी ऐसी जगह गया हूँ और ऐसे ऐसे मैंने
अपने कर्ज पूरे किए हैं, जो शायद मैं अगर दूसरी एंगल से देखता तो मैं सोचता अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे फर्क पड़ता है। बिकॉज बोला गया है कि हम पेंस टेकिंग हैं अबाउट आवर एफर्ट्स, वो तकलीफ उठा के वो काम करने हैं उनको सुधारने के लिए। सो मेरे वो अमेंड्स करने के साथ मुझे याद है मैं मेरे फादर के चरणों में बैठ के उनके साथ अमेंड्स किए मैंने, और उनकी आंखों में आंसू आ गया था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं फक्र महसूस करूंगा अगर तुम किसी और आदमी की हेल्प करके उसकी शराबीपन में मदद करोगे। तो मेरे लिए वो एक और मैं कह सकता हूँ टारगेट कह लो, गोल कह लो, या एक प्रार्थना कह लो कि हाँ भगवान मुझे इतना उपयोगी बना कि मैं किसी की मदद कर सकूं। और वो करते करते मेरे स्पॉन्सर मेरे को 10वें कदम में ले गए, जहाँ एक बहुत खूबसूरत वर्ड है कंटिन्यूड। मैंने लगातार अपनी सूची बनाना जारी रखा। तो बहुत से लोगों के मन में है कि शायद 10वें स्टेप के अंदर इन्वेंट्री बनाते हैं हम रोज रात का, बट मेरे को 10वें कदम में सिंपली ये बोला गया है कि जब भी दिन में आपको तकलीफ हो स्पॉट इन्वेंट्री लेके अपनी प्रॉब्लम को गॉड को हैंड ओवर करो और उसका एक हल निकालो। और दूसरी चीज मुझे बताई गई कि लगातार भगवान को आगे रखते हुए अपने जीवन में आगे चलना है, बिकॉज वी हैव एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ द स्पिरिट, वी हैव बिकम गॉड कॉन्शियस। तो मेरे लिए वो दाई विल नॉट माइन बी डन, आपकी मर्जी हो मेरी मर्जी नहीं, ये दोहराने का एक बहुत अच्छा अवसर मेरे को मिला। तो मुझे पता लगा कि प्रोग्राम सिर्फ मीटिंग में प्रैक्टिस नहीं होना, प्रोग्राम सिर्फ फेलोशिप में प्रैक्टिस नहीं होना, मुझे कंटिन्यू करना है अपनी बाकी की बाहर की जिंदगी में भी। और उस चीज को मेंटेन करने के लिए या उधर ग्रो करने के लिए पीछे एक डेली रिफ्लेक्शन आया था, उसमें वो कहता है कि प्रेयर एंड मेडिटेशन कैन कीप अस ग्रोइंग। अगर मुझे रिकवरी में क्वालिटी ऑफ रिकवरी को ग्रो करना है तो मुझे मेडिटेशन की बहुत सख्त जरूरत है। तो मेरे लिए वो एक आधार बन गया कि मैं रोज सुबह उठ के प्रार्थना और ध्यान, और कई लोगों का जरिया होता है कि डेली रिफ्लेक्शन दैनिक चिंतन को पढ़ें और उसके ऊपर कुछ अपने आप को लागू करें। तो 11वां स्टेप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वहां एक वर्ड लिखा था सॉट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन टू इम्प्रूव। सो अब मुझे पता लग गया कि ना सिर्फ मुझे कंटिन्यू करना है बट मुझे इम्प्रूव भी करना है अपना सुचेत संबंध। अगर भगवान के साथ संबंध बना हुआ है, मेरे को सी आइडिया के अंदर बड़ा क्लियर था, पेज नंबर 60 में उसने बोला भगवान कर सकता है और करेगा अगर उसको खोजेंगे। अब यहाँ मेरे खोजने का और उसके साथ संबंध बनाने का मेरे लिए एक मौका और बढ़िया हो गया। अभी तक मैं प्रार्थना के आधार पे कर रहा था, तीसरे कदम की, 7वें कदम की, चौथे कदम की, फियर फियर की, सेक्स की। अब मुझे दिखाई देने शुरू हो गया कि मैं उसके साथ एक सुचेत संबंध सुबह से ही शुरू कर देता हूँ, और यहाँ मेरी इन्वेंट्री बननी शुरू हो गई। यहाँ मेरे को उसने, मैं बड़ा हैरान हूँ, और ये सवाल मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ कि जब 11वां स्टेप लिखा बिग बुक के अंदर, तो ये क्यों लिखा उसके अंदर व्हेन वी रिटायर एट नाइट, क्यों उसने सुबह से शुरू नहीं किया। पहले लिखा कि जब हम रात को सोते हैं तो हम 7 सवाल अपने आप को पूछते हैं, और वो 7 सवाल पूछ के हम उसको गॉड को हैंड ओवर करते हैं कि रात को भगवान मेरा जो भी लेखा जो कर रहा है तेरे हवाले है, अब मेरे को इसके ऊपर जो भी करना है आप गाइड करोगे। और सुबह उठ के वो कहता है ऑन अवेकनिंग हम अगले 24 घंटे के बारे में सोचते हैं कि इट इज डाइवोर्स्ड फ्रॉम सेल्फ पिटी सेल्फ सीकिंग मोटिव्स। तो अब मेरे लिए एक प्लान बनाना जरूरी हो गया। यहाँ पे आके उसने मेरे को बोला सेल्फ विल, सेल्फ नॉलेज एंड विल पावर की जगह वो मेरे को कहता है गॉड गिव अस ब्रेन्स टू यूज। 11वें स्टेप में मुझे कह रहा है कि आपको दिमाग मिला हुआ है, शुरू में मुझे कहते हैं अपना दिमाग नहीं चलाना। तो अब वो प्रार्थना लेके मैं इसी सिचुएशन के अंदर आया कि मुझे स्लोली स्लोली दिखने लगा। 3 चीजें मुझे बताई गई 11वें में, रात को सोने के टाइम क्या करना है, सुबह उठने के टाइम क्या करना है, और फिर मेरे को ये बता भी दिया कि अगर दिन में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे अगर मैं कहीं भी अपने आप को तंग पाता हूँ, वो कहता है व्हेन वी आर इन डाउट
और वी आर एजिटेटेड। तो उस अवस्था में वो फिर कहता है वी पॉज, वी पॉज। वो एक पॉज करना, रुकना बहुत जरूरी हो गया मेरे लिए। और वो रुकना के बाद वो कहता है क्या करना है, वी आस्क। मेरी बिग बुक में जहां जहां आस्क वर्ड लिखा है, जहां जहां हम मांगते हैं, पूछते हैं, मेरे लिए वो एक प्रार्थना है। कि मैं आस्क करता हूँ भगवान से कि भैया इधर सही दिशा क्या होगी मेरे लिए। मैं दोराहे पे खड़ा हूँ, मैं चौराहे पे खड़ा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस तरफ जाना है। और जब वो मेरे को कोई ना कोई गाइडेंस वो बोलता है, कोई ना कोई इंट्यूशन या कोई ना कोई इंस्पिरेशन मिल जाती है, और फिर उसके आधार पे मैं अपने आप को चला सकता हूँ। और यहाँ फिर उसने मेरे को 11वें स्टेप में बदल दिया कि 11वें स्टेप तक आते आते दाई विल नॉट माइंड नहीं रहेगा, सिंपली रहेगा दाई विल बी डन। और उसने बड़ी खूबसूरत चीजें बताई हैं। अब दिनचर्या के अंदर मेरे को क्या अवस्थाएं आती हैं। मेरे लिए सबसे पहला खतरा है एक्साइटमेंट, खुशी। जो मैंने फ्रेड की कहानी में पढ़ी, तीसरे चैप्टर में, फ्रेड ने बिजनेस डील करी, होटल में गया, और उसको डिनर करते करते ख्याल आया कि वन ड्रिंक, वन कॉकटेल along with the dinner would be wonderful। वो एक्साइटेड हो गया था, उसको लगा सब कुछ बहुत शानदार है। लेकिन एक्साइटमेंट के साथ साथ डर, वो कह रहा है हमें खतरा है, डर से भी हमें खतरा है, गुस्से से भी। गुस्से के लिए तो उसने बोला मे बी द ड्यूबियस लग्जरी ऑफ नॉर्मल मैन, सामान्य लोगों के लिए खतरे की घंटी है वरी। बहुत से लोग कहते हैं चिंता, चिंता रहती है, अरे मैंने जिंदगी में इतना कुछ बिखा दिया, इतना कुछ गवा दिया, अब उसको कैसे ठीक करूं, मुझे तो चिंता इसी बात की होगी रिकवरी में आने के बाद। लेकिन वो कहता है गॉड विल टेक इट, गॉड आपको रास्ता दिखाएगा। और बहुत सी जगह मेरे को जब चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती हैं, सेल्फ पिटी, मेरे अंदर बेचारापन आता है और वो मेरे को गड़बड़ करता है। और कई बार पुलिस डिसीजंस, अब बहुत से मेरे ऐसे बेवकूफ़ी वाले निर्णय हुए हैं। मैं कहीं बैठा हूँ, दोस्त आया बोला आज वो बैठ जा गाड़ी में, फटाफट जाना है कहीं पे। मैंने ना उसको कभी पूछा कि कहाँ जाना है, ना मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा। रास्ते में चलते चलते या वहां उसके साथ जाते जाते मेरे को बुरा लगने लगता है, यार मैं इसके साथ आया क्यों, मैं इस काम को किया क्यों। इट वॉज जस्ट ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट पुलिस डिसीजन। और मेरे को एहसास होने लगता है जैसे जैसे मैं अपने दिन को प्लान करता हूँ और उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मुझे तुरंत वो तीसरे स्टेप की जो रिवॉर्ड्स हैं वो याद आ जाते हैं। वी परफॉर्म्ड हिज वर्क वेल एंड वी केप्ट क्लोज टू हिम। जैसे जैसे हम ये करते हैं, हमारे खुद के प्लान्स, लिटिल डिजाइन्स छोड़ देता हूँ, एंड मोर आई बिकम इंटरेस्टेड इन सीइंग कि मैं जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो अब मेरे जिंदगी के अंदर कंट्रीब्यूशन सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं रही। अब मुझे दिखने लगा कि सिर्फ मीटिंग इज नॉट द ओनली आंसर। मेरे को घर को भी देखना है, मेरे को अपनी अर्निंग्स, मेरी कमाई भी देखनी है। बिकॉज पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा एक जरिया है जिंदगी को चलाने का, जिसमें जो मेरी सांसारिक वस्तु है उसकी भर पूर्ति होती है। और लास्ट में मेरे को इसने बोला कि हम एफिशिएंट हो जाते हैं। ये वही संजीव है जो सुबह 12 बजे तक तो अपने आप को थोड़ा स्टडी करता था, 4 घंटे काम कर पाता था, और फिर उसका दिमाग शराब पे आ जाता था कि शाम को कैसे पीनी है। तो मेरी लाइफ में एफिशिएंसी किसी की चीज में नहीं थी। अब यहाँ वो कहता है वी डू नॉट टायर इजीली। लोग जो मुझे जानते हैं यहाँ पे, वो जानते हैं मैं 27 साल से वही टाइम पे उठता हूँ, वही टाइम पे सोता हूँ, मेरे दिन में वही चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं मीटिंग्स को आज भी इंपॉर्टेंस देता हूँ, लेकिन मैं थकता नहीं हूँ। मैं रात को कई बार मुझे कहीं जाना पड़ता है किसी अल्कोहलिक को देखने, या कहीं हॉस्पिटल में, या पुलिस की वजह से, लेकिन जाना है। अगले दिन का काम अगला दिन है। मेरा तो बार बार मैं ट्रैवलिंग भी करता हूँ, ऑफिस की वजह से कुछ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ से 6 घंटे की सुबह ड्राइव, काम किया 6 घंटे रात को। अगर मैं 1 बजे आया, मैंने उठना वही 5:30 बजे है। उसका रीजन दो है। एक, जिंदगी मेरी इमोशनल तौर पे, एफिशिएंसी के तौर पे एक दिन के हिसाब से है। दूसरा, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरा जो पेट है, मेरा जो डॉगी है, वो 5:30 बजे उसको बाहर जाना है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं रात को कितने बजे आया हूँ। उसका एक ही हुक्म है, भैया उठ चल।
तो वो भी एक मेरे लिए आधार बन जाता है कि हाँ, आज की नींद भगवान देगा, कल की जो भगवान ने दिया मैंने उसको जिया। तो मेरे लिए ये चीजें, वो एक वर्ड और यूज करता है कि हम टायर नहीं होते इजीली, बिकॉज वी आर नॉट बर्निंग अप एनर्जी फुलिशली। मैं हैरान था, मैं क्या बिग बुक के अंदर ये इस तरह के रिमार्क्स कहाँ दे रहा है, फुलिश डिसीजंस, फुलिश एनर्जी फुलिशली। कहीं उसने एक जगह लिख दिया कि वी आर इन फुल फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी, मैल एडजस्टेड टू लाइफ। सो ये चीजों के अंदर मुझे दिखता है कि वो कहता है वी अल्कोहलिक्स आर अनडिसिप्लिन्ड। अब मुझे डिसिप्लिन करने का तरीका क्या है, प्रोग्राम। प्रोग्राम के आधार पे मैं डिसिप्लिन हूँ, और इन्हीं चीजों को लागू करते हुए मैं एक जगह पहुंच गया जहां बिल डब्ल्यू ने अपनी लाइन में बड़ा क्लियर लिखा था कि अगर मुझे परमानेंट रिकवरी चाहिए तो मुझे दूसरे शराबियों के साथ काम करना पड़ेगा। ये बिल ने अपनी कहानी में लिखा है। सो मेरे लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई जब मैं देयर इज अ सोल्यूशन में पढ़ता हूँ कि फैमिली मेंबर्स और साइकियाट्रिस्ट एक अल्कोहलिक को टच नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो अल्कोहलिक who is armed with facts about himself, can win the entire confidence of another alcoholic। मैं एक और शराबी का entire confidence जीत सकता हूँ, बशर्त ये है कि आई एम आर्म्ड विद फैक्ट्स अबाउट माई सेल्फ। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे 12वें कदम के टाइम पे क्लियर बोल दिया कि भैया अब आध्यात्मिक जागरूकता आई। मैंने कहा हाँ जी, सबसे पहली आध्यात्मिक जागरूकता तो यही है कि शराब मेरे लिए नहीं बनी, इट डजंट सूट मी। वो पहले घूंट का पागलपन मेरे दिमाग में नहीं है। जो उसने 10वें कदम में बोला मेरे को कि वी आर प्लेस्ड इन अ पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी, मैंने कोई कसम नहीं खाई है, द प्रॉब्लम हैज बीन टेकन अवे। इस प्रोग्राम ने, इस 12 कदमों ने मेरी प्रॉब्लम को ले लिया। वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। आदमी ढूंढ वो चीज सकता है जहाँ पे उसने रखी हो, लेकिन जब आदमी ने रखी नहीं कोई चीज तो वो उसको ढूंढेगा। आई हैड नॉट प्लेस्ड अल्कोहल एनीवेयर इन माई लाइफ। मुझे तो सिर्फ प्रोग्राम को पता था कि मुझे शराब से दूर होना है। उसने कहाँ भगवान ने मेरी प्रॉब्लम ले ली, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने कैसे मदद करके मुझे एक सद्बुद्धि वाली जिंदगी, आत्म शांति वाली जिंदगी दे दी। और फिर मेरी लाइफ के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड है, वर्किंग विद अदर्स, जिसके ऊपर एक पूरा चैप्टर मेरे को दिया गया है कि उस चीज को कैसे करना है। और उसके लिए आई थिंक स्टार्टिंग में ही देयर इज अ सोल्यूशन आप पढ़ो तो उसने उसने 9 पॉइंट्स दिए हैं कि एक शराबी दूसरे शराबी को कैसे अप्रोच करे। मैं वहां पे होलियर देन दाउ एटीट्यूड नहीं कर सकता। मेरी कोई एक्सेस नहीं है जो ग्राइंड करनी है, मुझे कोई फीस चंदा नहीं चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक अपना पक्ष या एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने जाता हूँ। दैट्स ऑल जो मेरे को वहां पे नजर आता है। अब मैं आध्यात्मिकता को अपने हर जीवन में, हर इंसिडेंट में और हर शराबी के साथ जो मैं काम करता हूँ वो मुझे मिलता है देखने का। और फाइनली आध्यात्मिकता मेरे जीवन का एक आधार बन गई। उसने एक जगह लिखा था मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में कि जिन सोबर हुआ लेकिन ही फेल टू एनलार्ज हिज स्पिरिचुअल लाइफ, वो अपने अध्यात्म जीवन को लागू करना नहीं कर पाया। सो मेरी लाइफ के अंदर अब मीटिंग के अंदर बैठ के मैं भगवान का एक नुमाइंदा बन सकता हूँ और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ कि मैं ऐसा था, हम कैसे थे, क्या हुआ और अब हम कैसे हैं। उसके आधार पे किसी और को अगर वो पॉइंट नजर आता है, उस पर अगर कृपा होती है तो वो भी इस प्रश्न को पूछने लगता है कि आप कैसे ठीक हुए। सो इसके साथ साथ मेरे को क्या नजर आने लगा, जो हमारे 12वें स्टेप के अंदर वर्ड लिखा है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस दीज प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर अफेयर्स। अब मुझे पता लगा कि सिर्फ 1.5 घंटे की मीटिंग नहीं, मैं एक भगवान का नुमाइंदा हूँ, सिर्फ 1.5 घंटे के लिए नहीं, पूरे 24 घंटे के लिए। वो मेरे से किसी भी तरह का काम करवा सकता है। वी परफॉर्म्ड हिज वर्क वेल।
सो मेरे जीवन के अंदर एक आधार बन गया इस प्रोग्राम सिद्धांतों के ऊपर, जिसमें डिसिप्लिन, रूटीन मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट लक्ष्य बन गया। तो मैं अभी सुबह उठता हूँ 5:30 बजे, मैं अपना नॉर्मल जो योगा और रूटीन्स हैं वो करके डेली रिफ्लेक्शन पढ़ता हूँ और मैं अपनी प्लान करता हूँ कि आज का दिन क्या करना है, कैसे कैसे लिस्ट करनी है। लेकिन द गुड न्यूज़ इज कि मेरी लिस्ट और भगवान की लिस्ट कई बार मैच करती है, कई चीज़ों में करती है और कई बार नहीं करती है। तो मुझे अपने आप को वहां से टर्न करना पड़ता है भगवान की दिशा की तरफ। मैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे दिखने लगा कि ये सिद्धांतों को मुझे अपने वर्क एरिया में लागू करना है। मेरा वर्क एरिया क्या इम्पोर्टेंट है कि मेरे को अब साथियों के साथ बैठ के एक मेन टारगेट को पूरा करना है। उसमें कई लोग साथ देते हैं, कई लोग ज्यादा एफिशिएंट हैं, कई लोग नहीं हैं, कई लोगों को शायद उन चीजों की प्राथमिकता नहीं समझ आती, लेकिन मुझे इन्हीं लोगों के बीच में रहना है। जैसे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मैं मीटिंग में जाता हूँ मेरे ग्रुप में, तो सारे सदस्य वहाँ सोबर नहीं है और सेम टाइम पीरियड के नहीं है, सेम क्वालिटी नहीं है, सेम बातें नहीं करते, लेकिन मुझे फिर भी उसी ग्रुप में एक अपना आकर्षण और एट द सेम टाइम अपनी ग्रुप में एक स्पिरिट दिखता है। वही चीज मैं अपने घर में लागू करता हूँ। मेरे घर के जो सदस्य हैं, हर एक आदमी को अपना अपना रोल पता है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मेरी सर्वेंट को प्रॉब्लम हो गई तो हम सारे आगे आके वही हेल्प कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी का काम है तो वही करेगी, या वो नहीं कर पा रही तो हम उस पर लांछन लगाएं। सिमिलरली जस्ट लाइक मेरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ग्रुप, कोई आदमी, कोई सेक्रेटरी, कोई ट्रेजरर उस दिन नहीं आता है, बट वी आर देयर टू फिल इन द प्लेस। तो ये सिद्धांत को मैं अपने घर में भी लागू कर सकता हूँ। अब इन चीजों को प्रैक्टिस करते करते मुझे दिखना शुरू हो गया कि जो बिग बुक के अंदर लिखा है कि हम क्लब्स में, हम कहीं अपने आप को और जगह भी उपयोगी बनाते हैं। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, तो कहीं मेरे को लगा कि मैं कहीं ना कहीं थिएटर आज भी देखता हूँ, आज भी पार्टिसिपेट करता हूँ, जहाँ मैं कर सकता हूँ, जहाँ म्यूजिक सुन सकता हूँ वहाँ म्यूजिक सुनता हूँ। मेरी लाइफ अब एक बंदिश वाली लाइफ नहीं है। हमारे अंदर एक, लोग सोचते हैं अच्छा शराब छोड़ दूंगा तो जिंदगी कैसी होगी। अब जिंदगी, कल हमारे एक दो मेंबर थे साथ में, कनाडा से आए हुए हैं, एक वो बोले कि हमारे को यहाँ थोड़ा सा बाहर घूमना है। तो हम ऐसे क्लब में गए जहाँ पे लाइव म्यूजिक था, खाना पीना हुआ हमारा, कोई और कहीं पे क्या कर रहा था, बट हमने थॉरली एंजॉय किया। हमारे साथी ने डांस भी किया, तो हमें अच्छा लगा, खुश थे हम सारे। किसी के वापस आके कोई ख्याल नहीं था कि अच्छा शराब पीनी है, या शराब पी रहे थे, कौन सा ब्रांड पी रहे थे, उसने कितने पैग लगाए थे लड़की ने। तो ये थॉट्स है ही नहीं आज की डेट में। दूसरी चीज मैं और खासियत यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरी लाइफ के अंदर अलग अलग चीजों की अलग अलग अहमियत है। मैं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक्स की भी बात कर लेता हूँ। लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, सिचुएशंस कभी सेम नहीं रहती। एक डियर नियर वन मेरे फादर गुजरे मेरी सोब्राइटी के दौरान, उसको कैसे हैंडल किया, वहाँ प्रोग्राम प्रैक्टिस हुआ। मेरे को लगा कि मेरे फादर ने मुझे ये प्रोग्राम दिया है, लाइफ दी है जीने को, कुछ तौर तरीके दिए थे, मुझे उसको सेलिब्रेट करना है और मुझे उसी तरह जीना है। क्या मेरा फादर चाहता कि मैं उदास होके एक जगह बैठ के रोऊं और घर से ना निकलूं? या मेरा फादर चाहता बेटा मैंने तेरे को सिखाया है, चल आगे बढ़ जिंदगी में और जो जो काम करने उनको कर। सो आई बिकेम प्रैक्टिकल, नॉट इमोशनल फूल, कि मैं भावनाओं के आधार पे बह रहा हूँ। सो ये एक मेरी जिंदगी के अंदर इम्पोर्टेंस आई। एक इंसिडेंट और, मेरी टांग टूटी, मेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, मैं बेड रिडन था 1 महीने 1.5 महीने के लिए। क्या मैंने प्रोग्राम नहीं किया? मैंने किया। इस प्रोग्राम ने मुझे ये बताया कि कोई भी समस्या को मैं इस प्रोग्राम के आधार पे अगर डालूंगा तो वो समस्या समस्या तो है, बट वो समस्या मुझे तंग नहीं करेगी उस हद तक कि मैं जाके शराब पीऊं या अपना कई बार मानसिक संतुलन खो बैठूं।
सो मैं डॉक्टर बड़ा हैरान था। ही सेड संजीव, आई एम सरप्राइज, आप 1.5 महीने में उठ के आगे जो लोग 4-4 6-6 महीने लगाते, यू आर एबल टू वॉक। एंड आज की डेट में उसी हैंडीकैप को मैंने चेंज किया हुआ है। मैं आज दौड़ लगाता हूँ, आई गो जॉगिंग, मेरे डॉगी के साथ वॉक करता हूँ, मैं सारा दिन इधर उधर चलता फिरता हूँ। एंड मेरे को लगता है कि आई नो, मुझे पता है रॉड है अंदर मेरे पैर में, बट दैट इज नॉट सपोज टू हैंडीकैप मी। वो मेरे हड्डियों को जोड़ने के लिए थी, मुझे हैंडीकैप बनाने के लिए नहीं। तो भगवान की जो भी दशाएं आती हैं, उस वक्त शायद मुझे कई बार लगे कि मुझे टारगेट किया गया है, लेकिन जब मैं आगे जाके उन चीजों को देखता हूँ तो मुझे बहुत सा बड़ा फेथ है कि भगवान ने ये जो कुछ भी मेरे साथ किया या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मेरे फायदे के लिए या मेरे चरित्र को बेटर करने के लिए ही है, मेरे विश्वास को और बढ़ाने के लिए ही है। सो बड़ी छोटी छोटी चीजें लाइफ के अंदर आज भी होती हैं। तो मैं थोड़ा सा एक इंसिडेंट और शेयर कर देता हूँ। कई बार अब लोगों के साथ उठना बैठना है। एक स्पॉन्सी मेरा शराब पीते पीते गुजर गया, उसका परिवार बिखर गया। तो हमारे को यही लगा जो बेस्ट हम कर सकते हैं परिवार के लिए। वो अल्कोहलिक को आज भी हम याद करते हैं, क्योंकि उसी के आधार पे हमारी वेलकम ऑनलाइन ग्रुप चल रहा है आज भी। वो उसने ही शुरुआत करी थी इसकी, जो हम पिछले 2-2.5 साल से कंटिन्यू कर पा रहे हैं। सो हमें दिखता है कि लाइफ में जो लोग आ रहे हैं या जो लोग जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को एक रास्ता दिखाने के लिए ही आ रहे हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, हमारे ग्रुप के अंदर न्यू मेंबर्स आते हैं ऑनलाइन में और फिजिकल में भी। उनके साथ कहीं अटैच होके दिखने लगता है कि उन लोगों के लिए ये रिकवरी कितनी इंपॉर्टेंट है। आज के दिन मैंने शराब नहीं पी, संजीव जी मैं आज ये स्टेप कर रहा हूँ, मैं ये बिग बुक में से ये पढ़ रहा हूँ। अच्छा, इस चीज को एक्सप्लेन करें। उनकी लाइफ में जो एंथुजियाज्म है वो बताता है मेरे को कि वी आर नॉट अ ग्लम लॉट। हम छोटी छोटी चीजें में वो ब्राइट स्पॉट्स ढूंढते हैं। जब हम एक दूसरे को मिलते हैं या न्यू कमर्स को ठीक होते देखते हैं, उसमें एक प्रेरणा, एक जोश मेरे अंदर भी जागता है कि जो मैंने कल किया था, जो मैं इस आदमी को देख रहा हूँ करते हुए, अगर मैं उसको लागू करूंगा तो आज भी मेरी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी मेरे लिए। मैं एक अच्छी तरह से सो पाऊंगा, एक अच्छी तरह से समाज में जी पाऊंगा। हाँ, मैं सबको खुश नहीं कर सकता हूँ, मैं सबके साथ अच्छा नहीं निभा सकता हूँ, मेरे लिए वो थोड़ी बहुत कमियां हैं, बट आई टेक इट इन माई स्ट्राइड। ठीक है, मैं जिन जिन लोगों के साथ एसोसिएट हो रहा हूँ, कहीं मैं उनको हार्म तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं उन लोगों को इग्नोर तो नहीं कर रहा हूँ। मेरे को रोज ये अपने आप को सवाल पूछना पड़ता है, व्हाट कुड आई हैव डन बेटर, मुझे और बेहतर क्या करना चाहिए आज की डेट में। सो लाइफ के अंदर बहुत से अप्स एंड डाउन आते हैं, बट मेरे लिए ऑन अ बेसिस रोज सुबह उठ के एक अपना दिशा देखनी, और रात को सोने के पहले वो 7 सवालों का जवाब, और फिर अपने आप को भगवान को सौंप के, मेरी बिस्तर में सोने के टाइम सिलवट नहीं होती। मैं बहुत बार सुबह उठता हूँ, मैं अपनी चादर खुद सेट करता हूँ, लेकिन मेरे को ये अच्छा लगता है उस दिन सुबह उठ के, संजीव तू अच्छी तरह सोया था। और आई थिंक लाइफ के अंदर दो चीजें हैं, हर आदमी शांति ढूंढ रहा है, हर आदमी कोई ना कोई प्रयास कर रहा है अपने आप को शांत और अपने आप को अच्छा रखने के लिए। सो अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ आज की डेट में, तो उस भगवान का और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हुई इस बात का। शराब का पिछले 27 साल में कोई थॉट नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। सो इस बात से भी बहुत बढ़िया फील करता हूँ। समाज में एक प्रतिष्ठा, एक नाम भगवान ने दिलवाया है। कई लोग हैं जो मेरे साथ उठते बैठते हैं, कहीं कोई सलाह मांग लेता है, कोई सहारा मांग लेता है, और उसी तरह मैं भी मांगता हूँ। मुझे आज भी कोई शर्म नहीं है किसी को बोलने में कि भाई मेरे को थोड़ा सा मेरे साथ टाइम स्पेंड कर, या मेरे को कहीं पे जाना है तो आप मेरे को ले चलो या आप मेरे साथ चलो। हमारे दोस्तों का सर्कल है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, हम बहुत सी जगह इकट्ठे घूमते हैं। आजकल भी हमने वही पैटर्न रखा है, फेलोशिपिंग, शनिवार को मीटिंग के बाद डिनर पे जाना, अपने आप में फेलोशिप में एंजॉय करना। आज भी मैं देखता हूँ, कल मैंने सुबह डॉगी को लेके जाना है,
उसकी भी देखभाल बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर को दिखाना है। मैं अपने काम की तरफ भी मेरे को ध्यान है और ये भी मालूम है कि इनमें से कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। एक टाइम मैं मेरे स्पॉन्सर को बोला, अरे सुबह उठ के ये कर रहा था, दोपहर को ये किया, शाम को मीटिंग आया, फिर शराबी को हेल्प किया। मेरा स्पॉन्सर कहता है, थैंक गॉड आज के दिन तेरे को उसने यूजफुल बनाया हुआ है, बट ये परमानेंट नहीं होगा। कोई टाइम आएगा जब तू रिटायर होगा, कोई टाइम आएगा जब तेरे को कोई नहीं पूछेगा, उल्टा तेरे को बोलना पड़ेगा। और ये मैं बहुत से ओल्ड टाइमर्स के साथ देखता हूँ। बहुत से ओल्ड टाइमर्स को शायद ये फीलिंग्स आती हैं। बहुत से लोग मेरे और साथ के ओल्ड टाइमर्स मीटिंग्स छोड़ गए, कहीं उनको लगता है कि हम बहुत कुछ सीख लिया या हमारे को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। बट ऑल सेड एंड डन, मुझे लग रहा है कि इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल। वो बिग बुक में एक लाइन लिखी है ना कि मैं इन दिनों को अगर बदलना भी चाहूँ तो मैं बदलना नहीं चाहूंगा। तो ये लाइफ जो रिकवरी की मिली हुई है सोब्राइटी की, इट्स अ वंडरफुल प्रेजेंस। मुझे मालूम है मैं ज़्यादा बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी ये लगता है कि बहुत से शराबियों की बहुत से घरों में बहुत सी जगह पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं पहुंचा। और मैं इस चीज़ को फील करता हूँ यहाँ नॉर्थ इंडिया में बैठे हुए, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने ग्रुप्स हैं नहीं, इतने मेंबर्स नहीं हैं। और शायद कलेक्टिवली हम कुछ एफर्ट करें और इस चीज़ पे काम करें, तो वो कहता है ना कि हम चाहते हैं कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस हर दरवाजे पे मौजूद हो जहाँ पे समस्या है। तो मैं अगेन थैंकफुल हूँ सारे लोगों का, ग्रुप का, कि आपने मेरे को मौका दिया है। और मैं आभारी हूँ उन लोगों का जो यहाँ पे आज उपस्थित हैं और मेरे को प्रोत्साहन और शक्ति दी है। थैंक यू।